गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज जो हम लेकर के आए हैं चाइल्ड साइकोलॉजी का चैप्टर 1 का डे 4 है, लेक्चर 4 आज हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग डे 1, डे 2, डे 3 पढ़ लिए हैं। तो डे 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे ये इसमें देख लिया जाए। पहले सबसे पहले इसमें जो है लेक्चर 4 में हम लोग जो पढ़ेंगे, ये चारों में जो हम लोग पढ़ेंगे वो है बालक के विकास में स्कूल की भूमिका। पहला तो हम लोग ये पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे हमारा आता है चरित्र निर्माण में शिक्षा का महत्व, और तीसरे नंबर पे आता है बाल्यावस्था की प्रमुख रुचियाँ, और लास्ट में जो हमेशा हम वीवीआई क्वेश्चन देते हैं वो वीवीआई प्रश्न रहेंगे आपके। आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं बालक के विकास में स्कूल का महत्व क्या है। रोल ऑफ स्कूल इन चाइल्ड डेवलपमेंट, बालक के विकास में स्कूल की भूमिका। दोस्तों, बालक के विकास में जो भूमिका है, कोई भी बालक का जो विकास होता है, स्कूल का जो उसमें भूमिका है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि विद्यालय में बालक केवल वातावरण का संयोजन नहीं करता, उसको अपने सहपाठी, अपने मित्र, अपने गुरुजन, अपने से बड़े लोग जितने भी हैं सबके साथ एक सामंजस्य कर करके और आगे चलना होता है। 5 वर्ष की अवस्था में जब बालक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उनकी जो अंतर होता है, उनके बच्चे के बीच का जो अंतर होता है उसका दायरा बढ़ जाता है। क्योंकि कुछ बच्चे 5 वर्ष की अवस्था में क्लास 1 में जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो एलकेजी में होते हैं, या कुछ बच्चे 2 में होते हैं। इस तरह से अलग अलग बच्चे जो है स्कूल में पहुंच पाते हैं। इसके कारण उनके जो एज में डिफरेंस हो जाता है, अलग अलग डिफरेंस होता है, जिसके कारण वो आपस में समायोजन करने के लिए सीखते हैं, कुछ बड़े लोग कुछ छोटे लोग के साथ। अगर हम बात करें स्कूल के विकास के, स्कूल में बालक के विकास की, तो और भी हम लोग देख सकते हैं इसमें। जैसे इसको कई भागों में हम लोग बांट करके अगर समझने की कोशिश करें तो पहला जो भाग है हमारा नर्सरी स्कूल और बाल विकास। बालक का जो विकास होता है सबसे पहले नर्सरी स्कूल से ही होता है। तो नर्सरी स्कूल कह सकते हैं, या फिर आप आंगनबाड़ी कह सकते हैं, या फिर आप बच्चे के लिए जो छोटे स्तर पे जो विद्यालय हैं उनकी बात अगर हम करें तो वहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके जो आयु होता है, जो एज होता है, उसमें अंतर मिलता है। अंतर किन कारणों से मिलता है? तो वो उनके माता पिता के कारण मिलता है। अब माता पिता के कारण क्यों अंतर मिलता है? बहुत सारे जो माता पिता होते हैं वो कम एज में ही स्कूल में, नर्सरी में भेज देते हैं। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा एज ज़्यादा हो जाता है तब स्कूल में भेजते हैं, जिस कारण से नर्सरी क्लास में बच्चों का जो उम्र होता है उसमें अंतर मिलता है, बहुत ज़्यादा का अंतर भी हो सकता है, जिसके कारण बच्चे का एज कम और ज़्यादा हो जाता है और उनको आपस में समायोजन करने के लिए सीखना होता है। ऐसा अध्ययन में पाया गया है, नर्सरी स्कूल के बच्चों पर जो अध्ययन किया गया है उसमें यह स्पष्ट हुआ है कि जिनके माता पिता का समायोजन बहुत अच्छे से हुआ है, ऐसे बच्चों का समायोजन भी बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। और जिन बच्चों के माता पिता का समायोजन अच्छे नहीं हैं उन बच्चों के समायोजन करने में दिक्कत आती है। ऐसे बच्चों जिनका समायोजन जल्दी हो जाता है उनके दोस्त भी जल्दी बन जाते हैं और उनके जो कार्य होते हैं अन्य बच्चों की अपेक्षा बेहतर होते हैं। नर्सरी स्कूल में बच्चे रोने चिल्लाने संबंधी व्यवहार भी करते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा कि नर्सरी स्कूल में बच्चा रोने लगता है। कई बार तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चे को रोता हुआ देख करके भी वो सहानुभूति में रोने लगते हैं। आइए देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर के प्राइमरी विद्यालय के अनुभव और बाल विकास। प्राइमरी विद्यालय का क्या अनुभव है और उनके बाल विकास में क्या अनुभव है। जब बालक के प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो उससे विद्यालय के वातावरण, अध्यापक, सहपाठी सभी के साथ समायोजन करना पड़ता है।
इस प्रकार ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों का अच्छा पारिवारिक वातावरण मिला है उनका विद्यालय में समायोजन दूसरे बच्चों की अपेक्षा जल्दी हो जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिन बच्चों के पारिवारिक वातावरण अच्छा नहीं है उनका जल्दी समायोजन नहीं हो पाता है। प्राथमिक विद्यालय में बालकों की हर तरह से अगर शिक्षा के लिए आवश्यक है, सर्वांगीण शिक्षा के लिए अगर आवश्यक है प्राथमिक विद्यालय, क्योंकि विद्यालय के अध्यापक बालक के अध्यापकों से निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जिसको हम अगर एक बात कहें कि विद्यालय में जो विद्यालय के जो क्लासेज होते हैं उनके जो वातावरण होते हैं उनको 3 भागों में बांट के देखते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग जो होता है प्रजातंत्रात्मक वातावरण, दूसरा होता है निरंकुशवादी वातावरण और तीसरा होता है हमारा स्वतंत्रता का वातावरण। आइए तीसरे नंबर का पॉइंट पे हम गौर करें। तीसरा नंबर का जो पॉइंट है हमारा, अध्यापक विद्यार्थी के बीच में संबंध कैसे होता है। जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, दोनों के बीच में संबंध। विद्यालय में एक छात्र का अधिगम और उपलब्धि किस प्रकार की होगी? एक विद्यालय का जो अधिगम होता है, उपलब्धि होता है, वो किस प्रकार की होगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापक और विद्यार्थी में संबंध किस प्रकार के। जैसा संबंध रहेगा वैसा ही आपके अधिगम होंगे, वैसा ही आपके उपलब्धि होंगे। एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक माँ के रूप में भी हो सकते हैं। दूसरी, बड़े बालकों के लिए शिक्षा का वयस्क व्यक्ति है जिसमें आदरणीय अनुकरणीय गुण होता है, विशेषताएं होनी चाहिए। कि देखिए बच्चे क्या करते हैं, आपको अनुकरण भी करते हैं, आपको देख करके वैसा ही सीखते हैं। तो जैसा आपका जो है वहाँ पे विद्यार्थी और टीचर के बीच में संबंध होगा, उसी प्रकार का उनका अधिगम होगा, उसी प्रकार का उनका उपलब्धि होगा। इस दिशा में अध्ययनों में देखा गया है कि अध्यापक की अभिवृत्तियों के प्रति जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। अगर हम बात करें कुछ इसके विशेषज्ञों के अनुसार, तो कुप्पुस्वामी के अनुसार सबसे पहला देखते हैं कि जब बालक निम्न वर्ग से संबंधित होते हैं, यानी कि निम्न वर्ग में होते हैं, तब बालक और अध्यापकों के मूल्य में खाई होती है। ऐसे बालक या तो शिक्षक की आज्ञा का पालन नहीं करता या आक्रामक रवैया अपनाता है या उदासीनता हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी धीमी गति से सीखते हैं, इससे अध्यापक उनसे ऊब जाते हैं या उनसे निराश हो जाते हैं। इस प्रकार अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते। ये कहते हैं हमारे कुप्पुस्वामी साहब। कुप्पुस्वामी कहते हैं कि जब बालक निम्न वर्ग से संबंधित होते हैं तब बालक और अध्यापक के बीच में मूल्य में, मतलब उनकी जो वैल्यूएशन होती है उसमें बहुत सारा अंतर मिलता है। ऐसे बालक जो शिक्षक के आज्ञा का पालन नहीं करता या आक्रामक रूप अपना लेता है, उदासीन हो जाता है, धीमी गति से सीखता है, उससे अध्यापक भी क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं और उसे उबने लगते हैं और दोनों के एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार हम चौथे पॉइंट पर आते हैं, विद्यालय और शैक्षिक उपलब्धि। विद्यालय का शैक्षणिक उपलब्धि क्या है? कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके शिक्षा में उपलब्धि उनकी योग्यता को देखते हुए अपेक्षाकृत कुछ कम हो जाती है। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी विद्यार्थी में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि उनके शिक्षा में जो उनको मार्क्स मिलने चाहिए उनकी योग्यता के देखते हुए अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो टैलेंट है उनके अंदर उससे भी कम नंबर कभी कभी किसी बच्चे को आ जाते हैं। और कभी कभी जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके भी नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि वो पार्टिकुलर क्वेश्चन पर उनका फोकस ज़्यादा हुआ करता था। कई बार विद्यार्थी के शैक्षिक उपलब्धि परिस्थिति जन्य होती है। विद्यार्थी को कोई तीव्र संवेग उत्पन्न होने वाला होता है तो विद्यार्थी के शैक्षिक उपलब्धि कुछ कम हो जाता है। विद्यार्थी की कम शैक्षिक उपलब्धि के कारण परिवार, स्कूल या विद्यार्थी स्वयं से संबंधित हो सकता है। देखिए उपलब्धि हासिल करने में बच्चे का बहुत बड़ा रोल है और उसमें गाइडेंस जो होता है वो टीचर का होता है। टीचर के गाइडेंस के अनुसार बच्चे उपलब्धि हासिल करते हैं। उनका परिवार, स्कूल, विद्यार्थी स्वयं का भी संबंध से भी उनका जुड़ा हुआ रहता है ये उपलब्धि कि कैसा किस तरह का माहौल में वो रह रहे हैं। दोस्तों विद्यालय का जो अनुशासन होता है वो प्रभुत्वात्मक होता है। ऐसे वातावरण के कारण बालक में अनेक प्रकार की विशेषताएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे प्रसन्नता, सहयोग की भावना, आत्म महत्व और विश्वास की योग्यता। कई ऐसे भावनात्मक जो है उदय होता है बच्चों के अंदर अनुशासन के हिसाब से।
आइए देखते हैं हम लोग 5वां नंबर पॉइंट को, स्कूल तथा व्यक्तित्व। स्कूल तथा व्यक्तित्व में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो क्लास के सर हैं वो विद्यार्थियों के प्रति कार्यकर्ता करते हुए कहते हैं कि विद्यालय उन विद्यार्थियों की उपलब्धि को अवरुद्ध कर देते हैं जो विद्यार्थी विद्यालय में असफल हो जाते हैं अथवा शैक्षिक उपलब्धि में अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रयत्न करने में कुछ पीछे रह जाते हैं। विद्यालय में केवल उन विद्यार्थियों का लाभ होता है जिनका विद्यालय में कार्य निष्पादन अच्छा होता है। देखिए, इनके अनुसार, टीचर के अनुसार है कि जो विद्यालय में जो व्यक्तित्व की महत्व होता है वैसे विद्यार्थी को होता है जो सक्सेस होते हैं। जो सक्सेस नहीं होते हैं, उन जिनका कार्य अच्छा निष्पादन नहीं होता है, उन विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा में जो पीछे रह जाते हैं, उन विद्यार्थियों को जो उपलब्धि नहीं हो पाते हैं। आइए देखते हैं 6वें नंबर का स्कूल और आत्म परिचय। स्कूल और आत्म परिचय के बारे में हम लोग देखते हैं। लगभग दोस्तों 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बालक लिंग संबंधी अंतर समझने लगते हैं। जो बच्चे के अंदर लिंग समझने की जो एज है वो 3 से 4 वर्ष से लगभग स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ बालों और कपड़ों के रख रखाव के आधार पर भी बच्चे लड़के लड़कियों और स्त्री पुरुष को अलग अलग पहचानने लगते हैं। जो जैसे लड़कियों का कपड़ा फ्रॉक हो गया, बच्चे के लिए जो है टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, तो उसको भी देख करके बच्चा ये अंदाज़ा लगाने लगता है, ये समझने लगता है कि स्त्री है, पुरुष है, लड़का है, लड़की है। मतलब लिंग में स्त्री पुरुष या मेल फीमेल में अंतर को पहचानने लगते हैं बच्चों। जब यह स्कूल में जाना प्रारंभ करता है तो और भी ये अंतर स्पष्ट होने लगता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो भी और भी जो है उनके पहचानने का जो तरीका है वो और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। आइए देखते हैं हम लोग चरित्र निर्माण में शिक्षा का महत्व क्या है। चरित्र के निर्माण में शिक्षा का क्या योगदान है। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन बिल्ड कैरेक्टर्स। आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, चरित्र के निर्माण में शिक्षा का महत्व एक आवश्यक अंग की तरह होती है। चरित्र का जो निर्माण है उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शिक्षा से ही हमारे चरित्र का निर्माण होता है। अच्छे अगर शिक्षा मिलेगा तो अच्छा चरित्र हमारा बनेगा। अगर हम गलत संगति में पड़ जाएंगे, गलत चीज़ों को सीखेंगे तो हमारा चरित्र भी खराब हो जाएगा। चरित्र निर्माण से व्यक्ति का विकास भी होता है। चरित्र निर्माण का मतलब व्यक्ति का विकास, वही तो मतलब जो व्यक्ति है, बच्चा है, उनके चरित्र का निर्माण जब होता है, धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तभी तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति का विकास हुआ, मतलब कि ये व्यक्ति कुछ समझदार हो गया। जब समझदार हम कब होते हैं? जब हम अपने आप को कुछ डेवलपमेंट करते हैं अपने अंदर, तभी तो समझदार होते हैं। तो उसमें जो है आपके चरित्र का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब बच्चा जन्म से ही जो है आरंभ कर देता है चरित्र का निर्माण करना। बच्चे का चरित्र का जो निर्माण होता है वो जन्म से ही हो जाता है। बालकों में मूल्य व्यवहार की भूमिका चरित्र निर्माण से होती है। चरित्र शिक्षा, ईमानदारी, निरंतरता, सत्य, सहयोग आदि के व्यवहार को विकसित करने में मदद करता है। बाल्यकाल में बच्चों पर माता पिता तथा गुरुजन, परिवार के अन्य सदस्यों की व्यक्तित्व तथा चरित्र का प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि बच्चे पे सबसे पहला प्रभाव किसका पड़ता है। बच्चे पे सबसे पहला प्रभाव पड़ता है उनके घर का, माहौल का, उनके माता पिता का, उनके घर में रहने वाले सदस्यों का, जिनके साथ बच्चे ज़्यादातर समय बिता रहे हैं, उनके चरित्र का असर उस बच्चे पे ज़रूर पड़ता है। देखिए, सभी माता पिता को यह चाहिए कि बच्चों के सम्मुख जब भी हम बच्चे के पास रहें तो आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करें, जिससे वह उनके व्यवहार का अनुकरण कर सके। नगर पर बालक की नैतिक कहानियाँ सुनानी चाहिए। बच्चों के संयोग को ठीक प्रकार से परीक्षण देना चाहिए। अस्वस्थ अस्थायी भाव का निर्माण करना चाहिए। देखिए, कभी भी बच्चे के सामने कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं समझते हैं कि ये गलत है कि सही है, क्यों किया जा रहा है। वो इसका डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो समझते हैं कि ये ऐसा करना चाहिए। इवन कि यदि आप एक एग्जाम्पल लेते हैं, कभी भी किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को अगर आपको बुलाना है तो कभी भी उसको बोलिए कि आप इधर आइए। आप कह करके बोलिए। आप देखिए, बड़े लोगों को अगर आप बोलिएगा ना तो
तुम इधर आओ या तुम ये काम कर दो, तो वो समझेगा कि हम छोटे हैं इसलिए हमको तुम बोल रहा है। लेकिन वो छोटा सा बच्चा को, ये छोटा सा बच्चा को पता नहीं है कि आप और तुम किसे कहा जाता है। जब आप बोलोगे ना उसको कि तुम इधर चले जाओ, तो वो समझेगा कि इधर जाने के लिए तुम इधर चले जाओ बोला जाता है, तो सीख लेगा, उसको अनुकरण कर लेगा। इसलिए कभी भी छोटे बच्चे को आप कह कर के ही बुलाना चाहिए। इवन कि मेरा मानना, खुद का मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप कभी अपने पत्नी को या अपने पति को अगर आप आवाज़ दे रहे हैं और बच्चे के सामने दे रहे हैं, तो आप उनको आप कह कर के ही बुलाइए कि आप एक गिलास पानी लेकर के आइए। कभी भी आओ, तुम, इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने, क्योंकि बच्चे हमारी अनुकरण करते हैं। यह जो है दो पहलुओं पर काम करता है जो निम्न है। देखिए, आइए देखते हैं हम लोग दो पहलू कौन कौन से हैं। पहला पहलू है अस्थाई भावों का विकास। अस्थाई भावों का विकास का मतलब क्या है? बालक के चरित्र निर्माण करने के लिए उसके संवेगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। देखिए, जब बालक का चरित्र का निर्माण होता है ना, तो उसमें उनके जो संवेग होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शेड कहते हैं कि अस्थाई भाव किसी वस्तु पर केंद्रित संवेगात्मक प्रवृत्तियों की एक सुव्यवस्थित समष्टि है। अस्थाई भाव का निर्माण करने में संवेगात्मक प्रवृत्तियों के गठन का सहयोग रहता है। देखिए, अस्थाई भाव का मतलब है कि बच्चे के अंदर किसी भी बात को लेकर एक निश्चित ठोस चीज़ें ही उसके सामने रखें। जो चीज़ें आपके विश्वास में नहीं है, अस्थाई रूप से कन्फर्म नहीं है, उन चीज़ों को बच्चे के सामने प्रस्तुत न करें, कम ही करें। वैसे चीज़ों को प्रस्तुति करें जो अस्थाई हो, कन्फर्मेशन हो किसी भी चीज़ के, वैसे चीज़ों के बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आइए दूसरे नंबर का देखते हैं, अहम का निर्माण। अहम का निर्माण भी बच्चे कर लेते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अच्छे चीज़ों के लिए। अहम एक होता है ख़राब चीज़ों के लिए भी अहम उत्पन्न कर देना, जैसे हम बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, ये अहम नहीं होना चाहिए। ये अहम होना चाहिए कि हमको अब उनके जैसा सीखना है, ये अपने अंदर घुसाना चाहिए। बालक का चरित्र अहम के अभाव में अविकसित रह जाता है, कुछ कमी रह जाता है। अध्यापक को चाहिए कि वह उनमें आत्म अभियान के अस्थाई भाव को समाज सम्मत, यहाँ पे एक वर्ड बहुत बढ़िया दिया है, समाज सम्पत, मतलब समाज में कोई नुकसान न हो, समाज के लिए अच्छा हो, उसके आधार पर विकसित करने में प्रयत्न करना चाहिए, अहम भरना चाहिए। ऐसा नहीं कि खराब चीज़ों के लिए अहम भर दीजिए। बालक अपने आदर्शों का निर्माण स्वयं करते हैं और उसी के अनुसार वो चलने का प्रयत्न भी करते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह बालक को स्वतंत्रता दें और विद्यालय में कार्यों को पूरा करने के लिए उनको समय दें, एक मौका भी दें। संवेगों की भांति अस्थाई भाव अधिक अस्थाई होते हैं, अतः अध्यापक को समाज सेवा, राष्ट्र प्रेम, विश्व बंधुत्व, दया, निष्ठा, सहयोग आदि अस्थाई भाव का विकास बालकों में करना चाहिए। देखिए, किसी भी टीचर को चाहिए कि हम बच्चे के अंदर समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, विश्व के लिए, भाई बंधु में मित्रता के लिए, दया के लिए, निष्ठा के लिए, सहयोग की भावना के जैसे अस्थाई भाव बालकों के अंदर भरना चाहिए। अस्थाई भाव अगर हम इस तरह का अस्थाई भाव अगर बालकों के अंदर प्रवेश करते हैं, जिसमें बालक ये सीखते हैं कि हमको किसी को सहयोग करना चाहिए, या किसी को कुछ कहे हैं तो उस काम को करना चाहिए, किसी पर दया भी दिखाना चाहिए, किसी को जो है विश्व बंधुत्व का मतलब हो गया कि भाई भाईचारा, जैसे किसी के साथ हम रिलेशन बना सकें अच्छे। राष्ट्र प्रेम, देश हित के लिए भी उनको प्रेरित करना चाहिए, उनके अंदर एक अस्थाई भाव उत्पन्न करना चाहिए। समाज के सेवा करनी चाहिए, क्योंकि समाज अगर मेरा बेहतर होगा तो हमारा पूरा देश बेहतर हो सकता है। हम देश को सही करने के लिए हम समाज को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर समाज हमारा सही हो जाएगा तो हमारा देश ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। क्योंकि हम दूसरे को ठीक करने में लगे हुए हैं, हम खुद ठीक नहीं हो रहे हैं। आप खुद ठीक हो जाइए, दूसरा व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अगर खुद ही ठीक हो जाए तो सारे लोग ठीक हो जाएंगे, तो सारा समाज हमारा ठीक हो जाएगा। जब सारा समाज ठीक होगा तो सारा राज्य ठीक हो जाएगा, जब सारा राज्य ठीक होगा तो सारा देश सही हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चरित्र निर्माण में शिक्षा का महत्व बहुत ही अति आवश्यक होता है और इसी के आधार पर बालकों में चरित्र का निर्माण होता है। आइए देखते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है, बाल्यावस्था के प्रमुख रुचियां, द मेन इंटरेस्ट ऑफ चाइल्डहुड।
बाल्यावस्था में बालकों के अंदर क्या रुचि उत्पन्न होता है, क्या उनको ठीक लगता है, क्या खराब लगता है, रुचि किस तरह के कार्यों में उनको मन लगता है, रुचि उत्पन्न होता है, इन पे विचार करते हैं। इनमें जो है सबसे पहला जो होता है बालकों के अंदर वो शरीर में रुचि होता है। शरीर में रुचि का मतलब क्या होता है? 6 से 7 माह का बालक जब बैठना सीख जाता है तब उसकी रुचि स्वयं को प्रति विकसित होने लगती है। इस अवस्था में वो अपने शरीर के विभिन्न अंगों को देखना और उन्हें ढूंढना या जानना प्रारंभ करता है। बालक जब 3.5 साल का हो जाता है तब वो अपने इस बात में रुचि लगता है कि उसके शरीर के विभिन्न अंग किस प्रकार से क्रिया करते हैं। प्रारंभ में बालक अपने शरीर के बाहरी अंगों के संबंधों में जानते हैं। अब देखिए बालक जब 6-7 महीना का हो जाता है ना तो वो अपने आप में ही, पहले देखिए बालक को बहुत ज़्यादा तो अभी समझ है नहीं, तो वो अपने आप को ही पहले देखेगा, पहले अपने बॉडी के अंगों का जो विकास कर रहा है उसको समझने लगता है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है। इस तरह की चीज़ें उनके अंदर होने लगता है, वो ढूंढने भी लगता है, उस चीज़ में रुचि रखता है। उसको बच्चे थोड़ा थोड़ा पहचान करने लगते हैं। जब वह दोस्तों जब वह लगभग 3-3.5 साल का जब हो जाता है तो कई प्रकार के अंग के क्रिया समझ जाता है कि किस अंग का क्या क्रियाएं हैं। बाहरी अंगों के इंटरनल अंगों के बारे में उनको अभी पता नहीं होता, परंतु बाद में जब आंतरिक अंगों के में भी रुचि विकसित होने लगती है। अध्ययन में यह देखा गया है कि जिन बच्चों का समायोजन उपयुक्त प्रकार से होता है वो अपने शरीर और स्वास्थ्य के संबंध में रुचि अपेक्षाकृत देर से विकसित होती है। अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि बालक अपनी शैक्षणिक और सामाजिक असफलताओं का कारण कई बार स्वास्थ्य और शारीरिक को भी बताता है। देखिए बालक जब बाद में जब आंतरिक अंगों में रुचि अगर बालक लेने लगा, आंतरिक अंगों को समझने लगा, तो यह देखा गया है कि जिन बच्चों का समायोजन अच्छे से हुआ है, अच्छे से होता है शरीर के और स्वास्थ्य के संबंध में, तो वो अपेक्षा के देर से विकसित होता है, रुचि उनका देर से विकसित होता है क्योंकि उनको पता शुरू में नहीं चल पाता है। लेकिन अध्ययन में यह भी देखा गया है कि बालक अपनी शैक्षिक और सामाजिक असफलताओं का कारण कई बार स्वास्थ्य और शारीरिक को भी बताता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ में नहीं पास कर पाया, किसी चीज़ में पीछे रह गया, तो कहेगा मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब था इसलिए जो है हम नहीं कर पाए। अक्सर ऐसा देखा जाता है, एग्जामिनेशन भी ख़राब चला जाता है तो कई बच्चे उसी को दोस्त लगाते हैं। अपने जो है समाज में कोई भी पूछता है तो स्वास्थ्य के बारे में ही बताते हैं कि मेरा स्वास्थ्य जो है ख़राब था। तो ये उनका एक रुचि ही है उनको पहचानने के कि स्वास्थ्य जब ख़राब होता है तो हम एक काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें वो समझने लगते हैं, बताने लगते हैं। आइए दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, नामों में रुचि। बच्चों के अंदर नामों में रुचि का मतलब क्या है? बालक अपने नाम में तब तक रुचि नहीं लेते हैं जब तक कि दूसरे व्यक्ति उसके नाम की प्रशंसा करते हैं अथवा आलोचना करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार बच्चे को जब इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जैसे वस्तुओं को उनके नाम से पहचाना जाता है उसी प्रकार व्यक्तियों को भी उनके नामों से ही पहचाना जाता है, तब ये अपने नाम से रुचि लेने लगते हैं। बच्चे कई बार अपने नाम की रुचि उस समय में लेना प्रारंभ करते हैं। तो ये बालक जो है अपने नाम में रुचि बहुत ज़्यादा नहीं लेता है, तब तक नहीं लेता है जब तक कि कोई व्यक्ति उसे नामों से बताना स्टार्ट न करे या दूसरे को वस्तु के बारे में न बताए। अगर ऐसा वो समझ जाए कि जब किसी भी वस्तु को जानने के लिए उसका नाम से हम लोग जानते हैं, उसी प्रकार किसी व्यक्ति को जानने के लिए भी व्यक्ति का नाम कर सकता है, तब वो अपने नामों में भी रुचि लेने लगते हैं। कुछ बच्चों के अंदर जो है नाम भी नापसंद करने होने लगता है। उनके भी कई कारण होता है, जैसे मान लीजिए पुराने टाइप का कोई नाम दे दिया गया हो या उससे उच्चारण थोड़ा सा कठिन हो, बहुत नया अनोखा नाम हो, लिंग के अनुसार नाम न हो, ऐसा नाम हो जो लड़के और लड़कियों के सामान्य हो। जैसे रोशन कुमार भी होता है, रोशन कुमारी भी होता है। तो इस तरह के दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। कई ऐसे नाम होते हैं जो दोनों के लिए होता है, तो ऐसे नामों से को बच्चे जो है नापसंद करने लगते हैं। आइए देखते हैं हम लोग धर्म में रुचि। तीसरे पॉइंट है हमारा धर्म में रुचि। धर्म में रुचि बच्चों के कब होता है? बाल्यावस्था में ही बालकों में धर्म के प्रति रुचि होने लगता है। जब शुरुआत में ही वो माहौल पर निर्भर करता है। आपके घर के इन्वायरमेंट में अगर ज़्यादा धर्म पे पूजा पाठ पे ध्यान दिया जाता है तो बच्चे शुरू से ही धर्म में रुचि करने लगेंगे। और अगर आपके इन्वायरमेंट यानी घर का माहौल में कम पूजा पाठ होता है तो वो थोड़ा सा लेट से जो है धर्म में रुचि उत्पन्न करेंगे। लगभग 4 से 5 वर्ष का बालक जब जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक और ईश्वर आदि के संबंध में रुचि उपस्थित करने लगता है। लगभग 6 वर्ष का बालक
धार्मिक कहानियों में रुचि प्रदर्शित करने लग जाता है। लगभग 10 से 11 वर्ष के बालकों में धर्म के संबंध में संदेह उत्पन्न होने लगता है। देखिए शुरुआत में तो जो बच्चों को बताया जाएगा वो धर्म के बारे में वही चीज़ वो समझेगा, सुनेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है, उसका एज 10 से 11 वर्ष जब हो जाता है तो उसमें तर्क वितर्क आने लगता है। वो चीज़ों को समझता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ, उसके अंदर बहुत सारे संदेह उत्पन्न होने लगते हैं। आइए नेक्स्ट जो पॉइंट है सेक्स में रुचि देखते हैं। देखिए छोटे बच्चे जब आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे के अलग अलग से जो है जेंडर से बच्चे जो आते हैं उनके साथ जब खेलते हैं तो उनके अंदर एक सेक्सुअल भावना उत्पन्न होता है, उनको उसका उनके अंदर विकास होने लगता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो कुछ इस तरह के प्रश्न भी पूछने लगते हैं और कई अंतर पहचानने लगते हैं। सेक्सुअल जो अंतर होता है उसको भी वो धीरे धीरे करके पहचानने लगते हैं और उसमें रुचि लेने लगते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे भी देखा जाता है समलैंगिक खेल या कुछ हस्तमैथुन के द्वारा भी अपने सेक्स के प्रति को रुचि को व्यक्त करते हैं बच्चे 10-12 साल। ऐसा लगभग 10 से 12 साल 14 साल के बच्चे में ज़्यादा देखा जाता है। चलिए दोस्तों आज का जो VVI प्रश्न है, रुचियों से क्या अभिप्राय है, रुचियों का विकास किस प्रकार होती है, बालक की रुचियों को ज्ञात करने की मुख्य विधियां कौन कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अपने घर पे होमवर्क करके अपने कॉपी में अपने नोट्स में ज़रूर बनाएं। What do you mean by interest? How do interest develop? What are the main methods of finding out the interest of the child? दोस्तों ये होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा, आप इसका तैयारी कर लीजिएगा, आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन को टच कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। तो इसी के साथ हम लोग अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो जो है नेक्स्ट 5वां जो डे होगा वो आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। इसी तरह से वीडियो देख करके ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं इस तरह के वीडियो देखना तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। जो लोग भी NTT में एडमिशन लिए हुए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो लोग NTT में एडमिशन नहीं लिए हों वो इस वीडियो को ज़रूर स्किप कर दें, ये मेरा रिक्वेस्ट है।